हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं छोटी हिंदी व्याकरण एवं उसकी रचना के बारे में। तो सबसे पहले ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में बात करेंगे भाषा, बोली, लिपि और उसके व्याकरण के बारे में कि भाषा जो बोली जाती है और लिखी जाती है और जिसमें अपन व्याकरण करते हैं वो क्या है। ये एक छोटी हिंदी व्याकरण है जो आपको एक बोले तो सामान्य बोले तो छोटी सी छोटी, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो ये हिंदी आपको व्याकरण समझा देगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाषा, बोली और व्याकरण में। सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे नीचे दिए गए चित्रों को देखें और समझें। जो नीचे चित्र दिख रहे होंगे इन्हें सबसे पहले चित्रों को देखिए और समझिए। इस चित्र में कैसा लग रहा है कि नानी कुछ कह रही हैं। ठीक है, ये जो अम्मा हैं ये नानी कुछ कह रही हैं अपने बच्चों से, और इसमें ये लड़की कुछ लिख रही है अपनी दादी को। ये आपको चित्र दिख रहा होगा। तो पहले चित्रों में जो दिख रहा है उसे समझते हैं। नानी बोलकर बच्चों को अपने मन की बात समझा रही हैं। पहले चित्र में आप ऐसा लग रहा है कि नानी जो है वो बोलकर बच्चों को अपने मन की बात समझा रही हैं, और दूसरे चित्र में लग रहा होगा आपको कि बच्चे नानी की बात सुनकर समझ रहे हैं। बच्चे जो नानी की बात बोले तो सुनकर कुछ समझ रहे हैं। ये पहले चित्र की बात हुई है। ठीक है, अब दूसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा, पहले आप दूसरा चित्र देख सकते हैं, फिर दूसरे चित्र की अपन बात करते हैं। दूसरे चित्र में दिख रहा है कि जो श्रेया है, इस लड़की का नाम श्रेया है। श्रेया लिखकर अपने मन की बात दादी को पहुंचा रही है। जो श्रेया है वो लिखकर अपने मन की बात दादी को पहुंचा रही है। ठीक है, उसकी दादी पत्र को पढ़कर उसके मन की बात समझ रही हैं, और उसकी जो दादी हैं वो पत्र को पढ़कर उसके मन की बात समझ रही हैं। ये आपको चित्र में मैंने दिखा दिया है कि ये श्रेया है। श्रेया क्या कर रही है, लिख रही है अपने मन की बात, दादी को लिख रही है, और दादी ने इसकी मन की बात पढ़कर उसकी मन की बात समझ रही है। ठीक है, दोनों चित्रों को आपने देख लिया। अब बात करते हैं इन चित्रों में क्या था इन चित्रों में। इन चित्रों की भाषा के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन चित्रों में अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का सहारा लिया गया है वही भाषा है। इन चित्रों को बताया गया है, इन चित्रों को अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो सहारा लिया जाता है वही भाषा होती है। भाषा क्या होती है, आपने कोई चित्र सोचा, आपने कुछ इमेजिन किया और उस इमेजिन को आपको दूसरे तक पहुंचाना है तो उसे आप किस रूप में पहुंचाओगे, भाषा के रूप में पहुंचाओगे, तो वही भाषा हो गई आपकी। ठीक है, केवल हम ही नहीं पशु पक्षी भी अपने मन की बात प्रकट करने के लिए अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं। केवल हम ही भाषा का यूज नहीं करते, जानवर और पक्षी भी इस भाषा का यूज करते हैं। वो अलग अलग ध्वनियाँ बोले तो आवाज़ों से निकालते हैं, और एक दूसरे जानवर पशु पक्षी एक दूसरे से अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा भी रोकर यह संकेत के द्वारा अपनी माँ को बात समझाने का प्रयत्न करता है, और इसी माध्यम से जो छोटा बच्चा भी होता है वो रो रो कर अपनी माँ को कुछ संकेत देना चाहता है और अपनी माँ को समझाता है। ठीक है, एक छोटा बच्चा भी धीरे धीरे जब वह बड़ा हो जाता है, और जो छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो बोलने और लिखना सीख जाता है। जब वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो वो बोलना और लिखना सीख जाता है। अतः स्पष्ट है कि संकेतों के द्वारा प्रकट किए गए भावों को भाषा नहीं कह सकते। कहा गया है कि जो संकेत आपने जो संकेत किया है, संकेत के द्वारा अगर आप किसी प्रकट किए गए भावों, आप कोई विचार भाव प्रकट करते हैं तो उसे भाषा नहीं कह सकते। देखेंगे भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं। एक मौलिक भाषा होती है और एक लिखित होती है। बताया गया है कि भाषा के दो रूप होते हैं। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हैं, एक मौखिक भाषा है और एक आपकी लिखित भाषा है। मौखिक भाषा कौन सी होती है, भाषा का वह रूप जिसमें मन के भावों को बोलकर प्रकट किया जाता है। मौखिक भाषा कौन सी होती है, वह भाषा होती है जिसमें भावों को, अपने विचारों को प्रकट बोलकर किया जाता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा कौन सी होती है, भाषा का वह रूप जिसमें मन के भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है, वह लिखित भाषा होती है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो मौखिक भाषा होती है वो बोलकर प्रकट की जाती है या कहकर प्रकट की जाती है, वो मौखिक भाषा होती है। और जो लिखकर अपने विचारों से उत्पन्न होकर और मन के भावों से लिखकर ऐसी बात प्रकट की जा सके उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा कौन सी होती है, जो बोलकर प्रकट की जाती है, और लिखित भाषा कौन सी होती है, जो लिखकर प्रकट की जाती है। अब बात करेंगे मातृभाषा की। मातृभाषा क्या है अपनी, जो मातृभाषा की बात करेंगे, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जो भारत है उसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि मराठी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, पंजाबी, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। जो हिंदी है, भारत देश की हिंदी एक मातृभाषा है। भारत की संविधान सभा के अंतर्गत
जो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। बताया गया है कि संविधान के अनुसार जो 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे बोली की कि अपन कौन सी बोली का यूज करते हैं। हिंदी जो अपन यहाँ पे भारत देश में कौन कौन सी बोली का यूज और कैसे कर सकते हैं, बताया गया है। जो बोली बोलचाल की वह भाषा है, जो बोली होती है वह बोलचाल की वह भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जो बोली होती है वो एक ऐसी भाषा होती है जो किसी विशेष स्थान या विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, गढ़वाली, हिमाचली आदि। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल की भाषा में करते हैं। जो बोली होती है उसका प्रयोग केवल बोलचाल की भाषा में करते हैं, इसमें साहित्य रचना नहीं होती और बोली में साहित्य रचना नहीं होती। बोली बोलचाल की वह भाषा होती है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या होती है? अभी तक अपन ने भाषा का प्रयोग कर रखा है कि भाषा क्या होती है। अब बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या होती है? देखो, सबसे पहले बात करेंगे लिपि की। प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। जो लिपि पहले आप ये समझ लो, लिपि क्या होती है? लिखने की एक विधि होती है, उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। जो प्रत्येक भाषा होती है उसे लिखने का अलग अलग ढंग होता है। उसके कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं और उसके जो चिन्ह होते हैं वो कुछ निश्चित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहते हैं। और यही चिन्ह को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है? जब प्रत्येक भाषा को लिखने का एक अलग अलग ढंग होता है, उसके कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। जैसे कि मान के चलो, हिंदी भाषा के चिन्ह, जो हिंदी भाषा के चिन्ह कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, ई, ये क्या है? आपकी एक लिपि है। जब आप पहले तो ये समझ लो लिपि है क्या। प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग ढंग होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। उनके कुछ चिन्ह और उनके लिखने का एक जो चिन्ह निर्धारित किया जाता है उन्हें क्या लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा में आ, बड़ा आ, ई, ये जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं यही आपकी लिपि है। और अंग्रेजी भाषा के चिन्ह क्या है? ए, बी, सी, डी, ये लिपि है। अंग्रेजी की ये लिपि है, हिंदी भाषा की ये आ, ई, ए लिपि है। बताया गया है प्रत्येक भाषा को लिखने के अलग अलग ढंग होते हैं और उन ढंगों में आप चिन्हों का जो प्रयोग करते हो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, बताया गया हर भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ड होता है। जो हर एक भाषा होती है उसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ड होता है। इस वर्ड को लिखने का जो ढंग ही लिपि कहलाता है और इस वर्ड को लिखने का जो ढंग होता है उसे अपन क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो आप सरल भाषा में समझ चुके होंगे कि लिपि है क्या। तो आप ये समझ लो कि प्रत्येक भाषा में लिखने का एक अपना अलग अलग ढंग होता है। जैसे कोई पंजाबी लिखता है तो पंजाबी अक्षर यूज करता है, आप अपन हिंदी लिखते हैं तो हिंदी अक्षर का यूज करेंगे, जिसमें आ गया, बड़ी ई, ऐसे अक्षर आते हैं हिंदी वर्णमाला के यूज करते हैं, तो ये लिपि होती है। ठीक है, जिन अक्षरों का आप प्रयोग कर रहे हो, जिन भाषा चिन्हों का आप प्रयोग कर रहे हो उन्हें लिपि कहा जाता है। तो लिपि क्या है? लिपि एक ऐसा होता है जो अपन भाषा को लिखने पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे ही एग्जाम्पल समझ, जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि होती है उसे देवनागरी कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। अगर आप हिंदी भाषा में लिखना चाहते हो तो आप देवनागरी में लिखोगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन कहा जाता है। जब आप अंग्रेजी भाषा में लिखना चाहते हो तो उसे रोमन कहेंगे। और उर्दू भाषा की लिपि को फारसी कहा जाता है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहोगे तो उसे फारसी कहोगे। पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी कहा जाता है। जब आप पंजाबी में लिखोगे तो उसे गुरुमुखी कहा जाएगा। ये अगर आपको नहीं पता था तो आप जरूर इन्हें बोले तो याद कर लीजिए या रट लीजिए, क्योंकि आपके ये आगे चलकर आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन, और उर्दू भाषा की लिपि को फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि को गुरुमुखी। अब बात करेंगे व्याकरण की। आपने भाषा देख ली और लिपि देख ली, अब बात करेंगे व्याकरण की। देखो, पढ़ो और समझो। पहले आपको दिखाएंगे इसके जो चिन्ह हैं, उन व्याकरण में चिन्हों को देखना। पहले इन चिन्हों को देखो। ये जो बच्चे हैं ये अशुद्ध हैं। पहले ये अशुद्ध वाक्य है आपका, एक अशुद्ध सेंटेंस है। इसमें आप अशुद्ध में क्या है? हम किताब पढ़ लिया है, हम किताब पढ़ लिया, ये आपका अशुद्ध है। और शुद्ध क्या है? हमने किताब पढ़ ली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और आपने जो आपको ये चिन्ह दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक से अधिक बच्चे हैं।
तो एक से अधिक बच्चे के लिए हमने किसका यूज किया है, हमने का यूज किया है, ठीक है, बहुवचन का यूज किया है। तो हमने किताब पढ़ ली है, ये आपका सही सेंटेंस बन जाएगा। हम किताब पढ़ लिया है, ये आपका अशुद्ध बन जाएगा, ठीक है। दूसरे में बात करेंगे, इसने कह रखा है, इस चित्र में दिख रहा होगा अशुद्ध में, मेरी दादी जी बीमार हैं, तो ये आपका क्या है, एक अशुद्ध सेंटेंस है। मेरे दादाजी बीमार है, ये आपका शुद्ध सेंटेंस है। तो इसमें आप व्याकरण में क्या समझोगे, आप इसमें बोले तो व्याकरण में जो आपके वर्ड होते हैं, जो आपकी वर्णमाला होती है और जो सेंटेंस लिखने के नियम होते हैं, उन्हें उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वो शुद्ध किस प्रकार लिखे जाते हैं। जैसे मेरे दादाजी बीमार हैं, तो मेरे का यूज किया है इसने, क्योंकि दादाजी एक क्या है, पुरुषवाचक हैं, और बीमार हैं, और मेरे मेरे यूज क्यों किया है, क्योंकि इसके अपने हैं, ठीक है, इसलिए इसने मेरे दादाजी बोले तो इसने इसलिए यूज किया है क्योंकि दादाजी ये क्या है, पुरुषवाचक है, ठीक है। दूसरा चिन्ह देखेंगे अपन, दूसरे चित्र में आपको दिख रहा होगा कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। 3 लड़का खेलता है, बताया गया है 3 लड़का खेलता है, तो ये आपका अशुद्ध सेंटेंस है, क्योंकि इसमें 3 लड़का खेलता है लिख दिया है, और इसका शुद्ध बन जाएगा 3 लड़के खेलते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लड़के एक से ज़्यादा हैं तो लड़के का यूज होगा, ठीक है, बहुवचन का यूज करोगे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं अशुद्ध में लड़की नृत्य करता है, तो जो लड़की है इसके हिसाब से, लड़की के हिसाब से ये क्या है, आपकी एक स्त्रीवाचक है, तो आपको इसके हिसाब से करती का यूज करना पड़ेगा। तो शुद्ध में क्या हो जाएगा, लड़की नृत्य करती है, ये आपका शुद्ध बन जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ नियम हैं, उन्हें देख लेंगे आप, इसके क्या नियम थे। अभी तक आपने चित्रों में इनकी बात करी है, अब इनके कुछ नियम की बात करते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे वाक्यों में अंतर है। पहले वाक्य शुद्ध है तथा उसके नीचे वाले वाक्य अशुद्ध हैं। पहले ये जो आपने चित्र देखे, इनके जो पहला वाक्य है वो अशुद्ध है, और उनके नीचे जो वाक्य है वो कैसा है, शुद्ध है। जैसे कि हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, आप कोई सी भी भाषा सीखोगे तो उस भाषा में, हर भाषा में एक नियम होते हैं। भाषा को सही ढंग से पढ़ने, बोलने और लिखने के लिए इन नियमों को जानना आवश्यक है। अगर आप भाषा को पढ़ रहे हो या बोल रहे हो या उस पर लिख रहे हो, तो उन भाषा के लिखने का कुछ नियम होता है, और वही आपका व्याकरण कहलाता है, ठीक है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा को सही ढंग से बोलना और लिखना आता है, और जो आपकी व्याकरण होती है उसी के हिसाब से आप कोई भी भाषा को ढंग से बोल सकते हो, ढंग से पढ़ सकते हो या ढंग से लिख सकते हो, वही आपकी क्या है, व्याकरण है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण की बात करेंगे, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें किसी भी भाषा की शुद्धता के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। व्याकरण एक ऐसी भाषा है जिसमें आप कोई सा भी वाक्य लिखना या उसे पढ़ना या उसे बोले तो समझना चाहते हो, तो व्याकरण के नियम के अनुसार आप उस भाषा को, शुद्धता के नियमों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो जो आप वाक्य लिखना या पढ़ना या सीखना चाह रहे हो वो किस प्रकार आप उसे पढ़ सकते हो, ये आपको व्याकरण के नियम बताती है। तो आपको पता चल गया होगा व्याकरण क्या होती है। जब आप किसी भाषा को ढंग से पढ़ने या ढंग से बोलने या ढंग से लिखने में जो नियमों की आवश्यकता होती है, वही आपकी व्याकरण कहलाती है। तो आज हमने जो पार्ट फर्स्ट था, छोटी हिंदी व्याकरण एक रचना की, जो बोले तो ये बुक है, बुक आपको इसकी एक बुक के हिसाब से यूज करना है, क्योंकि इसकी मैं लिस्ट बाय लिस्ट इसका यूज करने वाला हूँ। एक मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा जिसमें आज का पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में आपने क्या समझा, भाषा, लिपि और व्याकरण समझा है, तो ये पार्ट 1 था। कल जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें देखेंगे कौन सा टॉपिक आने वाला है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, ठीक है, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड